कंगना रनौत हैं, एक्ट्रेस हैं, वो कहती है कि जो मोदी की बात नहीं मानता या उनके कदम पे नहीं चलता, ये उनके अगेंस्ट जाता है, वो देशद्रोही है, क्योंकि मोदी सब देश को ठीक ठाक कर रहे हैं। हाँ नहीं, कंगना रनावत की भाई ये बात तो सीरियसली लेनी चाहिए कि वो पहले तो बात ये बताओ कंगना रनावत की क्या हैसियत है। और मैं आपको भी बता रहा, मीडिया कर्मियों को भी मैं ये आपके चैनल के माध्यम से सलाह दे रहा कि आप इस टाइप के लोगों के बयान को इस तरीके से बढ़ा चढ़ाकर, क्या हैसियत है कंगना रनावत की? झांसी की रानी है नहीं, अरे वो कहीं की भी रानी नहीं, वो तो अपने घर की भी रानी नहीं। क्या औकात है कंगना रनावत की? आप क्या बात कर रहे हैं? और कहीं ना कहीं अगर वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बात कर दी तो ये देश के लोगों को समझना चाहिए कि वो भारतीय जनता, आप भी आतंकवादी हैं, मोदी जी का विरोध कर रहे हैं। हाँ, ये भी लोग अब अच्छे से समझ गए। अगर मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का लोग सपोर्ट कर रहे तो इसका मतलब है वे देश प्रेमी है, और अगर ये विरोध कर रहे तो इसका मतलब वे कहीं ना कहीं आतंकवादी है, खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से पूरी गंभीरता से मैं इस बात को बता रहा कि आज के समय में जो भी सिनेरियो है, अगर जो सरकार के कोई खिलाफ बोल रहा तो वे कहीं ना कहीं राष्ट्रभक्त है, और जो सरकार के पक्ष में बोल रहा मैं तो उन्हें राष्ट्रद्रोही कह रहा। अभी आप देखो फिलहाल प्रेजेंट में क्या चल रहा, जंतर मंतर हमसे थोड़ी सी दूर है। अरे ये इतने पहलवान वहां जंतर मंतर पे बैठे, यौन शोषण की ये लड़कियां शिकार हो रही, हमारी बहनें हैं, हमारी बेटी है, वो एक सांसद के खिलाफ जो है उनकी रिपोर्ट तक दर्ज नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट में उन्हें जाना पड़ा। हो गया है ये आंदोलन, जाट हट हो गया है। हाँ, अब ये जाटू का, यही तो मैं कह रहा कि ये भारतीय जनता पार्टी वाले ये जो है फूट डालो और शासन करो की नीति पे, अब ये इसे जाट वर्सेस जो है राजपूत बनाना चाह रहे, कहीं ना कहीं दोनों जातियों को आपस में भिड़वाना चाह रहे। लेकिन अब देश की जनता जागरूक होगी, समझदार होगी, वो भारतीय जनता पार्टी की चाल को जो है समझ चुकी है, और इसका खामियाजा आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। बीते दिन वहाँ पे एक बंदा आया आरएसएस से और बजरंग दल से, तो उसे भी आपने ऐसे भगा दिया, कह रहे हैं वहाँ तो तानाशाही हो रही है, वहाँ अगर कोई दूसरा बंदा अपनी बात रखने जाए तो खड़ा भी नहीं होने दे जा रहा। नहीं, एक तरीके से लड़ाई तो तगड़ी होगी। नहीं, ये तो मीडिया का परसेप्शन है, कौन बंदा आया, आरएसएस का आया, किसका था। मेरा तो ये मानना कि लोकतंत्र है, कोई भी आदमी कहीं भी जा सके, लेकिन अगर कोई आरएसएस के रूप में कोई बंदा आएगा और वहाँ पे उपद्रव्य मचाएगा, है ना, तो कहीं ना कहीं उसको तो भगाया जाएगा, तो इसमें तो कोई गलत बात नहीं। अगर सवाल जब से नीतीश और बीजेपी अलग अलग हुए हैं, उसके बाद से अमित शाह का बिहार में 4-5 से दौरे होते हैं, उसके बाद से वहाँ पर हिंसा की खबरें आती हैं रामनवमी के दिन। तो बिहार की जो 40 सीटें हैं वो कैसे संभालेगी बीजेपी? देखिए श्रीमान जी, जहाँ तक आप बिहार की बात कर रहे हैं, बिल्कुल नीतीश जी जो है बीजेपी के साथ थे, लेकिन अब पूरा का पूरा घटनाक्रम चेंज होगा। आपने बात करी अमित शाह जी जो है बिहार के दौरे पे गए, वहाँ पे हिंसा हुई। भाई मैं आपको एक बात बता दूं, इन भारतीय जनता पार्टी वालों की एक नीति हमेशा से रही, जो अंग्रेजों की भी नीति थी। अंग्रेजों की नीति थी कि ये आपस में हमें जो है लड़वाते थे। आप देखो, आपको इतिहास जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अंग्रेजों ने क्या किया। मंदिरों के अंदर इन्होंने जो है मंदिरों के अंदर गाय का मांस ये फकवाते थे, मस्जिदों के अंदर ये सुअर का मांस फकवाते थे, हिंदू मुस्लिम एक दूसरे पर ये आरोप लगाते थे। तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने इस देश के अंदर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपनाते हुए शासन किया। अब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उसने भी सेम काम यही किया। देश के अंदर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत ये पिछले 9 साल से शासन कर रहे, और यहाँ तो उससे भी ज्यादा गंभीर हो जाता है। डिवाइड एंड रूल तो ये कर ही रहे, लेकिन डिवाइड एंड डाइवर्जन इन्होंने कर दिया। डिवाइड एंड डाइवर्जन का मतलब है कि जिन मुद्दों को लेकर ये केंद्र की सरकार में आए थे, उन सारे मुद्दे से ये डाइवर्ट हो गए। और इससे भी ज्यादा चिंतनीय है कि कहीं ना कहीं देश की जनता भी इनके चंगुल में फंस गई। लेकिन अब धीरे धीरे जनता समझ गई। इस देश के अंदर जो आंदोलन हुए, उसमें भले ही किसान आंदोलन हो, और अभी प्रेजेंट में पहलवानों का आंदोलन जंतर मंतर के ऊपर चल रहा, तो कहीं ना कहीं ये समझ चुके सारी की सारी देश की जनता, 142 करोड़ देश की जनता ये समझ चुकी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं ना कहीं लोगों को मुद्दे से डाइवर्ट कर दी। मैं आपको याद दिला रहा, आज से 9 साल पहले जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और कांग्रेस की सरकार गई, तो उस टाइम के जो मुद्दे थे, उस टाइम के मुद्दे थे देश में महंगाई, देश में भ्रष्टाचारी, देश में कालाबाजारी, देश में बेरोजगारी। इन सब मुद्दों को लेकर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी। लेकिन मुझे एक भी मुद्दा बता दो जिन पे भारतीय जनता पार्टी ने काम किया हो और काम करने के बाद ये उसमें सफल हुए हो। अब सारे मुद्दे पे तो ये सफल है। तो अब तो बीजेपी कहती है ना कि ना महंगाई है, ना बेरोजगारी है, ना भ्रष्टाचार है,
ना लोग परेशान हैं, गरीबी दूर हो गई है, हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज की यात्रा कर रहा है मोदी जी, 18 घंटे काम कर रहे हैं, देश की जनता को अपना परिवार मानते हैं। तो सारे मुद्दे अगर खत्म हो गए तभी तो बीजेपी बात नहीं करती है। नहीं, आप क्या बात कर रहे हैं कि भाई बीजेपी ये कह रही, बीजेपी वो कह रही, बीजेपी के कहने से क्या हो रहा? आप मुझे बताओ, बेरोजगारी आज हिंदुस्तान के अंदर बेरोजगारी चरम पे। आप बताओ मुझे, भुखमरी सबसे ज्यादा चरम पे। आप मुझे बताओ, भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा चरम पे। तो आप कैसे कह सकोगे ये सारे मुद्दे खत्म हो गए? और मैं तो कह रहा, इस देश में 2 बड़े आंदोलन हुए जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। एक आंदोलन बाबा रामदेव का आंदोलन था काले धन को लेकर, एक आंदोलन आदरणीय अन्ना जी का आंदोलन था भ्रष्टाचार को लेकर। काला धन आया क्या? लोगों को 15-15 लाख रुपए मिले क्या? और मैं तो आदरणीय मोदी जी का एक इंटरव्यू लोगों को याद दिला रहा, उस इंटरव्यू के अंदर खुद आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता के सामने ये कहा था कि जब बीजेपी की सत्ता आ जाएगी तो कहीं ना कहीं जितना भी काला धन है वो काला धन हम वापस लेकर आएंगे, और इस देश के जो टैक्स पेई है हम उनको कम से कम 15% वो वापस करेंगे। क्या ऐसा हुआ क्या? तो श्रीमान जी आप क्या बात कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी वाले कुछ भी कहे वो कटु सत्य है का? और अब तो देश की जनता जान उठी कि भारतीय जनता पार्टी का क्या चरित्र है। जो ये कहते हैं वो ये करते नहीं, और जो ये करते हैं वो ये कहते नहीं, और ये केवल और केवल इस देश को बर्बाद करने पर लग रहे, कहीं ना कहीं देश को ये बांटने का काम कर रहे। और आपके टीवी चैनल के माध्यम से मैं एक बात आपको आप सहित पूरे हिंदुस्तान की जनता को बताना चाह रहा कि भाई अगर आपके परिवार में 4 भाई है, उनके अंदर जितना समन्वय होगा, जितना आप अच्छे से मिलजुल कर रहेंगे, प्यार मोहब्बत से रहेंगे, वो परिवार उतना ही आगे बढ़ेगा। यही देश की बात है। इस देश के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये 4 भाई है, आप इनके अंदर जितनी नफरत फैलाओगे ये देश उतना ही बर्बादी की तरफ जाएगा। ये बात डॉक्टर कुलदीप मलिक को समझ आ रही, ये बात इस देश के 142 करोड़ लोगों को भी ये बात समझ आनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि जनता समझ चुकी है, जनता को पता है कि बीजेपी ही वो पार्टी है जो उनका कल्याण कर सकती है। 50 साल तक राज करेंगे, अमित शाह का बयान आता है। क्यों भाई, 50 साल तक वे भगवान है कि जो कह रहे वही हो जाएगा? अरे ये तो देश की जनता डिसाइड करेगी कि वे 50 साल तक राज करेंगे या आने वाले टाइम में वो सत्ता से बाहर होंगे। इसमें ना तो अमित शाह कुछ कर सकते, ना आदरणीय मोदी जी कुछ कर सकते। आखिर लोकतंत्र है, लोकतंत्र में देश की जनता सर्वोपरि है। तो मेरे ख्याल से इस टाइप के तो बयान देने नहीं चाहिए किसी को कि भाई वे 50 साल तक राज करेंगे। अरे मैं तो कह रहा, जब इस देश के अंदर एक ऐसा टाइम था, कांग्रेस की सरकार थी, श्रीमती इंदिरा गांधी, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री थी, लोगों की जबान पे ये नारा था कि इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। लोगों ने कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी जी को भी सत्ता से उतार दिया था। ये नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी तो क्या चीज है? तो कहीं ना कहीं इस टाइप की बयानबाजी से लोगों को बचना चाहिए, और ऐसी बयानबाजी पर लोगों को विश्वास नहीं करना चाहिए।